एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत गरीब था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बहुत मुश्किल से काम करता था। न जाने ये कैसा गांव है, यहाँ पर करने के लिए कोई काम ही नहीं है और कहीं काम करने जाओ तो लोग दिन के 50 रुपए देते हैं। अरे इतने पैसे में तो दिन भर का राशन भी नहीं आता। अरे अगर यहाँ पर कोई काम नहीं है तो शहर जाकर काम ढूंढो ना। शहर में तो लोगों के पास बहुत काम होता है। हमारे गांव से भी तो कितने लोग शहर में काम करने के लिए गए हैं। शहर की जिंदगी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। वहां पर अगर 20,000 भी कमाऊंगा ना तो आधे से ज्यादा पैसे तो वहां किराए और खाने पीने में खर्च हो जाएंगे। वहां पर रहने के लिए कमरा भी बहुत महंगा मिलता है। अब ना तो आपको गांव में काम मिल रहा है और ना ही शहर जाने के लिए आप मान रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें उनके लिए भी तो कुछ करना है। तुम्हें क्या लगता है सरोज कि सिर्फ तुम्हें ही बच्चों की चिंता है? अरे बच्चों की चिंता मुझे भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करूं क्या। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। खाने के लिए बस थोड़े से दाल चावल हैं, सिर्फ इतने ही बचे हैं। आज का राशन लेकर आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, खाना खाकर बाहर जाऊंगा और कोई काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। रामू थोड़े से दाल चावल खाकर बाहर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसे एक आदमी पर्चे बांटता हुआ दिखाई देता है। अरे भैया, ये किस चीज के पर्चे हैं? आप यहाँ पर क्या बांट रहे हो? भैया यहाँ पर एक ढाबा खुला है तो ये उसी का पेम्पलेट है। अगर आपको भी ढाबे पर जाकर खाना खाना है तो जरूर जाइए। हमारे ढाबे पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। अरे भाई, इधर मेरे पास राशन खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो ढाबे पर जाकर खाना कहाँ से खाऊंगा। फिलहाल तो मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने परिवार के लिए राशन खरीद सकूं। तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ढाबा भी नया नया खुला है और वहाँ पर काम करने वाले लोगों की ज़रूरत भी है। ढाबा यहाँ से 2 गली छोड़कर ही है, आप चले जाइए। हो सकता है कि वहाँ पर आपको कोई काम मिल जाए। ये सुनकर रामू बहुत खुश होता है और ढाबे पर पहुँच जाता है। भैया, अभी आपका जो आदमी ढाबे के पर्चे बांट रहा है ना, वो मुझसे मिला था। उसने कहा कि अभी ढाबा नया खुला है तो आपको काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे कुछ काम चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या करना आता है। अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मेरे पास खाना बनाने वालों का भी काम है, और अगर तुम्हें वो नहीं आता है तो तुम मेरे यहाँ साफ सफाई का काम कर सकते हो। खाना बनाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन साफ सफाई का काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे हर रोज के कितने पैसे मिलेंगे? देखो, हर रोज मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, लेकिन सफाई तुम्हें अच्छे से करनी होगी। क्या पूरे दिन ढाबे में साफ सफाई करने के बाद सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे? ये तो बहुत कम है सेठ जी। देखो, पैसे तो इतने ही मिलेंगे। अगर तुम्हें कम लगते हैं तो रहने दो भाई, यहाँ पर काम करने के लिए और भी बहुत लोग हैं। नहीं नहीं सेठ जी, मैं इतने में ही काम कर लूंगा। आपको किसी और को रखने की जरूरत नहीं है। रामू की मजबूरी थी, इसलिए वो इतने कम पैसों में काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो ढाबे में पूरा दिन साफ सफाई का काम करता है तो शाम को उसे 100 रुपए मिलते हैं। उन पैसों में वो घर पर राशन लेकर चला जाता है। ये लो सरोज, आज मेरी जो भी कमाई हुई थी उससे मैं ये थोड़ा दाल चावल और सब्जियां खरीद लाया। आज के राशन का तो इंतजाम हो गया, लेकिन अब कल के राशन का क्या करेंगे? आपको तो दिन के हिसाब से कम मिलता है। अगर हर रोज का काम होता तो ज्यादा चिंता नहीं होती। अरे तुम चिंता मत करो, अब मुझे नौकरी मिल गई है, इसलिए मुझे हर रोज के पैसे मिल जाएंगे। अब तुम्हें हर रोज के राशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लोग शांति से खाना खा लेते हैं। अगले दिन रामू काम पर जाता है। वो सुबह से शाम तक ढाबे पर सफाई का काम करता है, लेकिन जब वो शाम को अपने पैसे लेने के लिए जाता है तो मालिक कहता है, अरे रामू,
मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मैं तुम्हें नौकरी पर रखा है, इसलिए मैं तुम्हें हर रोज के हिसाब से पैसे नहीं दे पाऊंगा। महीने के पैसे एक बार दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे मेरे घर पर राशन लेकर जाना है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो हमारे घर पर आज चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। देखो, अगर ऐसी बात है तो तुम किसी से उधार ले लो और उसे बाद में पैसे चुका देना, लेकिन मैं तुम्हें हर रोज के पैसे नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे घर पर खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अरे तो तुम्हें तो कह रहा हूँ कि किसी से उधार ही ले लो। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें हर रोज के पैसे दिए तो तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कब काम छोड़कर चले जाओ। लेकिन हाँ, अगर तुम कोई चीज मेरे पास गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। अरे गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है सेठ जी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे ये गरीबी का राग अलापना बंद करो और चुपचाप काम करो, चलो। रामू के बार बार कहने पर भी उसका मालिक उसे पैसे नहीं देता, जिस वजह से उसे गांव के ठेकेदार से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। देखो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ, लेकिन अगर तूने मेरे पैसे सही समय पर नहीं लौटाए तो अपना घर तुझे मेरे नाम पर करना होगा। मंजूर? जी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सेठ जी। मेरी पगार मिलते ही मैं आपको आपके पैसे चुका दूंगा। रामू ठेकेदार से पैसे उधार पर लेता है। इस तरह एक महीना बीत जाता है। रामू की पगार मिलने का दिन आ जाता है। मालिक, मुझे काम करते हुए 1 महीना बीत गया। अब तो आप मुझे महीने की पगार दे दीजिए। देखो, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम कल तक इंतजार करो, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे ठेकेदार जी को पैसे देने हैं। अगर आज मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरा घर हड़प लेंगे। अरे एक दिन के लिए कोई किसी का घर थोड़ी ना हड़पता है। कुछ नहीं होगा, मैं कल तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। आप मेरे साथ खेल मत खेलिए सेठ जी। आपने कहा था कि महीना पूरे होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुबह से ढाबे में इतने लोग खाना खाकर गए हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? जा नहीं देता मैं तुझे तेरे पैसे। तुझे जो करना है कर ले। और अब तो मैं तुझे कभी पगार नहीं दूंगा और ना ही तुझे अब यहाँ पर काम करने आने की जरूरत है। आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं सेठ जी। एक गरीब के साथ छल करके बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। भगवान आपको इसकी सजा जरूर देंगे। अरे चल निकल यहाँ से। बड़ा आया है मुझे यहाँ भगवान की धमकी देने वाला। गगन रामू को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है और तभी थोड़ी देर बाद ठेकेदार का आदमी रामू के घर आता है। याद है ना रामू, क्या तुझे सेठ जी के पैसे देने हैं? सेठ जी ने तुझे याद दिलाने के लिए मुझे भेजा है। हाँ, मैं जानता हूँ मुन्ना। सेठ जी को कहना कि मैं रात तक उनके पैसे लेकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन रात तक पैसे लेकर आ जाना, वरना तुम्हें पता है ना, तुम्हारा घर तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। मुन्ना उनके दरवाजे पर खड़ा ही था, तभी रामू का एक पड़ोसी बिरजू वहाँ से गुजर रहा था। उसने जैसे ही मुन्ना को रामू के दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो समझ गया कि पक्का कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। अरे ये तो ठेकेदार का आदमी है, लेकिन ये रामू के घर पर क्या कर रहा है? मुन्ना जैसे ही वहाँ से निकलता है तो बिरजू रामू के घर जाता है। अरे रामू, ये मुन्ना तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था? तुमने ठेकेदार से कोई उधार लिया है क्या? हाँ भाई, उधार लिया तो था, लेकिन चुका नहीं पाया। मेरे मालिक ने कहा था कि महीना पूरा होते ही तुझे तेरे पैसे दे दूंगा, लेकिन आज उसने पैसे देने से मना कर दिया और मुझे काम से भी निकाल दिया। अब अगर मैंने ठेकेदार को पैसे नहीं दिए तो वो मेरा घर हथिया लेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं। अरे इस तरह परेशान मत हो, कोई न कोई तो हल जरूर मिल जाएगा।
लेकिन पहले ये तो बता कि तुझे ठेकेदार को कितने पैसे देने हैं। पैसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3,000 देने हैं, मगर मेरे पास उतने भी नहीं हैं और मेरी गरीबी की वजह से कोई मुझे उधार देने को भी तैयार नहीं है। हर किसी को यही लगता है कि अगर मैं उनसे पैसे उधार लिए तो वो फिर कभी वापस नहीं करूंगा। इस चक्कर में कोई मुझे उधार भी नहीं दे रहा। अरे कोई बात नहीं रामू, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, वरना इतने से पैसों की वजह से तेरे हाथ से तेरा घर चला जाएगा। और ठेकेदार तो है ही लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला, वरना 3,000 रुपए के ऊपर कोई किसी का घर नहीं हथियाता। रामू का पड़ोसी बिरजू उसे पैसे ला कर देता है। रामू उन पैसों से ठेकेदार का उधार चुका देता है और बिरजू के घर जाकर उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बिरजू भाई, अगर आज तूने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा घर मेरे हाथों से चला जाता। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना मजबूर क्यों बनाया है। एक तो मुझे कहीं काम नहीं मिलता, ऊपर से जहां काम मिलता है वहां पर लोग ऐसे छल करते हैं। मैं कैसे अपने परिवार का गुजारा करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और देख भाई बिरजू, ज्यादा परेशान मत हो, मैं तो कहता हूँ तू अपना कोई काम शुरू कर ले, इससे पैसे डूबने का खतरा भी नहीं रहेगा। लेकिन मुझे तो ज्यादा कुछ काम भी नहीं आता। पहले लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था, अब वो भी बंद हो गई। उसके अलावा मुझे कोई काम नहीं आता। अरे भाई, तूने इतने समय तक ढाबे पर काम किया और ढाबे का काम तो तू अच्छा चला सकता है, तो तू और भाभी जी मिलकर अपना ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? उसमें तो मुनाफा भी अच्छा होता है। तुम्हारा कहना तो ठीक है बिरजू भाई, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ढाबा खोलने के लिए कोई जगह किराए पर लूं, और काम शुरू करने के लिए भी तो पास में पैसा चाहिए ना। अभी ठेकेदार के पैसे ही मैं तुमसे लेकर चुका कर आया हूँ। अरे तुम चिंता मत करो रामू भाई, ढाबा खोलने के लिए तुम्हें कोई जगह किराए पर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपने घर में ही ढाबे का काम शुरू करो और बाहर से ऑर्डर लेने भी शुरू करो। कितने लोगों को तुम अपने घर में बिठा सकते हो, उतने लोगों को बैठाओ और बाकी होम डिलीवरी करनी शुरू कर दो। धीरे धीरे शुरू करोगे तो काम अच्छा चल जाएगा। तुम ठीक कर रहे हो बिरजू भाई। वैसे भी तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मुझे यकीन है कि उसके हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आएगा। रामू घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है तो वो भी घर में ढाबा खोलने की बात से सहमत हो जाती है। अगर हमारा ये काम चल गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तब तो आपको कहीं बाहर जाकर काम भी नहीं करना पड़ेगा। घर में थोड़े से दाल चावल और आलू रखे हैं, कल सुबह मैं दाल चावल और आलू का चोखा बना दूंगी और उन्हें ही बेचने की कोशिश करूंगी। अगर वो बिक गए तो उन पैसों से परसों का खाना बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह सरोज उठकर दाल चावल और आलू का चोखा बनाती है और अपने घर के बाहर ढाबे का एक बोर्ड लगा देती है। वो दोनों मिलकर अपने घर को अच्छी तरह साफ करके वहाँ पर टेबल चेयर लगा देते हैं। तभी खाने की खुशबू से कुछ लोग वहाँ पर आते हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा छोटा सा ढाबा बनाया है। ये तो बिल्कुल एक घर की तरह लग रहा है। जी, हमारा घर ही है। हमारे पास ढाबा खोलने के लिए अलग से जगह नहीं थी, इसलिए हमने अपने घर पर ही ढाबा खोल लिया। वैसे ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे लोगों को घर की कमी भी महसूस नहीं होगी और मुझे यहाँ बैठकर बिल्कुल अपने जैसा घर का एहसास भी हो रहा है। और आपके बनाए हुए खाने की खुशबू भी बिल्कुल घर के खाने के जैसी है। लोगों को उनके घर में खोला हुआ ढाबा बहुत ही पसंद आता है और वहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति एक बार तो उनके ढाबे पर खाना खाने आता ही है। देखो सरोज, आज हमें बाहर से भी ऑर्डर मिला है। 2 प्लेट दाल मखनी, 2 प्लेट पनीर बटर मसाला और नान का ऑर्डर आया है। ये सब तो तैयार ही है, बस मैं अभी गर्मा गर्म नान बना कर दे देती हूँ। सरोज जल्दी से गर्मा गर्म नान बना देती है और रामू खाने को डिलीवर करने चला जाता है। तभी उसके ढाबे के पुराने मालिक की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये तो वही रामू है, लेकिन ये इतना सारा खाना लेकर जा कहाँ रहा है? इसने किसी दूसरे ढाबे पर काम करना शुरू किया है क्या?
अरे नहीं साहब, रामू ने किसी दूसरे ढाबे पर काम करना शुरू नहीं किया, बल्कि उसने तो अपने घर को ही एक ढाबा बना दिया है और उसकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है और उसका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, लेकिन मेरे ढाबे के सामने इसका ढाबा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, और वैसे भी इसके छोटे से घर में कितना ही बड़ा ढाबा बन पाया होगा। हाँ, और कुछ ही लोगों के बैठते ही वहाँ तो जगह भी भर जाती होगी। ये बोलकर गगन रामू का मजाक उड़ा देता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके ढाबे पर जाने वाले सब ग्राहक रामू के ढाबे पर जाकर खाना खाने लगते हैं, क्योंकि एक तो वो खाना स्वादिष्ट भी बनाते थे और दूसरा उनके खाने का दाम भी बहुत कम था। अरे अच्छा हुआ रामू भाई जो आपने अपना ढाबा खोल लिया, वरना बाकी ढाबे वालों ने तो बहुत लूट मचा रखी है। जहां आप एक प्लेट खाना 30 रुपए में देते हो, वही खाना वो लोग 80 रुपए में देते हैं। भैया, हम अपने मुनाफे के साथ साथ लोगों का भी फायदा देखते हैं। लोगों को इतना खाना बेचकर हम मुनाफा तो कमा लेंगे, लेकिन फिर यहाँ पर कोई गरीब खाना खाने नहीं आ पाएगा। मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ और गरीब की भूख समझता हूँ साहब, इसलिए खाने का दाम उतना ही रखता हूँ जिसमें ना तो मेरा नुकसान हो और ना ही ग्राहकों के लिए महंगा हो। वाह भाई साहब, अगर हर इंसान की सोच आपके जैसी हो जाए तो ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। लेकिन अफसोस, हर इंसान आज के समय में केवल अपने फायदे के लिए ही सोचता है, दूसरों के लिए कोई नहीं सोचता। रामू के ढाबे के अच्छे और सस्ते खाने और उनके अच्छे व्यवहार के चलते हर कोई उनके ढाबे पर जाकर ही खाना खाता था, जिस वजह से गगन के ढाबे पर लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, जिस वजह से उसका काम बिल्कुल ठप पड़ गया। अरे उस रामू के चक्कर में मेरा ढाबा बंद हो गया। मुझे कुछ भी करके उसका ढाबा बंद करवाना होगा, वरना मेरा काम दोबारा नहीं चल पाएगा। अरे मालिक, कुछ गुंडों को उसके पास भेजकर उसे धमकी दिलवा दो। अरे वो इतना डरपोक है कि डरकर ही काम बंद कर देगा। गगन को छोटू की बात में दम लगता है और वो कुछ गुंडों को पैसे देकर गगन के पास भेज देते हैं। अरे ओ शाणे, चल हफ्ता निकाल। माफ करना सर, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई डिश नहीं मिलती। अरे ओए, खुद को ज्यादा समझता है क्या? हाँ? अरे हफ्ते का मतलब हमारा हफ्ता दे, 20,000 रुपए चाहिए हमें। हाँ, और अगर तूने हमें वो पैसे नहीं दिए तो तेरा पूरा घर तोड़ दूंगा, क्या समझे? अरे ऐसे कैसे तुम मेरा ढाबा तोड़ दोगे? दादागिरी है क्या? और दादागिरी तो हमने अब तक तुझे दिखाई ही नहीं। अच्छा चल, हमें हफ्ता मत दे, लेकिन कल से तेरा ये ढाबा खुलना नहीं चाहिए, क्या समझे? अगर यह ढाबा खुल गया तो तेरा हम जो हाल करेंगे ना, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए कल ढाबा खोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्या समझा? वो गुंडे रामू को धमकी देकर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी धमकी से डरकर रामू अगले दिन ढाबा नहीं खोलेगा, लेकिन अगले दिन रामू का ढाबा खुला होता है, जिसे देखकर गगन का खून खौल उठता है। तुम लोग किस काम के हो जब तुम एक डरपोक इंसान को भी नहीं डरा पाए? तुम्हारी चेतावनी देने के बावजूद भी उसकी हिम्मत कैसे हो गई ढाबा खोलने की? और सेठ जी, आजकल बातों से कौन डरता है? अगर उसे 2-4 लगवा दिए होते तो ढाबा खोलने की हिम्मत भी नहीं करता। अरे तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और जाकर पीट कर आओ उसे। अरे सेठ जी, आप भी ना बहुत भोले हो। अरे उसे पीटना है तो पहले हमें पैसा तो दो। आपको तो पता है ना, हम कोई काम फ्री में नहीं करते। वैसे तो तुमने कल भी लिए थे पैसे, लेकिन काम तो हुआ नहीं। आज मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और जब तक अपनी आंखों से तुम्हें उसे पीटते हुए नहीं देख लूंगा, तब तक तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। गगन उन गुंडों के साथ रामू के ढाबे पर जाता है और उसे धमकी देने लगता है। देख रहा हूँ, कल मेरे आदमियों ने तुझे बहुत प्यार से समझाया था, लेकिन अब हम तुझे प्यार से नहीं समझाएंगे। अभी भी वक्त है, इस ढाबे को बंद कर
वरना अच्छी तरह तेरी खातिरदारी होगी। अच्छा, तो इन दोनों को आपने भेजा था? मुझे पहले ही लग रहा था कि इसके पीछे आपका ही हाथ होगा। लेकिन आप मेरी भी बात सुन लीजिए सेठ जी, मैं अपना ढाबा बंद नहीं करूंगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए। अच्छा, तो इसका मतलब है तू बिना पीटे नहीं मानेगा, है ना? तुम दोनों इसे तब तक मारो जब तक कि ये ढाबा बंद करने के लिए मान न जाए। इस पर बिल्कुल भी तरस खाने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया सेठ जी, हम लोग गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर इस तरह से अत्याचार करेंगे। हमने इस ढाबे को बहुत मेहनत से बनाया है। आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस को आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। गगन सरोज को धक्का दे देता है और वो गुंडे रामू को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी उनके ढाबे में बैठा एक आदमी उठकर उनके पास आता है और एक थप्पड़ में ही दोनों गुंडों को ढाबे से बाहर फेंक देता है। अरे बड़ा शौक है ना गरीबों पर अत्याचार करने का, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे तो अब मैं बताऊंगा। अरे तुम कौन हो और क्यों हमारे मामले के बीच में आ रहे हो? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और हर रोज यहाँ खाने के लिए आता हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दादागिरी किसे कहते हैं। वो आदमी पुलिस ऑफिसर था। वो गगन को रंगे हाथों पकड़ता है और उसे जेल में डाल देता है। गगन को उसके किए की सजा मिलती है और रामू का ढाबा अपने गांव के साथ साथ आसपास के सभी गांव में गरीबों के ढाबे के नाम से मशहूर हो जाता है। और कुछ सालों बाद वो अलग अलग शहरों में अपने ढाबे की ब्रांच खोलता है और पूरे देश में गरीब ढाबे वाले के नाम से जाना जाने लगता है। ये कहानी है घमंडी रानी। एक समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक रानी रहती थी। उसका नाम रानी इंदु था। रानी इंदु बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन वो बहुत घमंडी भी थी। रानी इंदु को अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता पर बहुत ही गर्व था। वो हमेशा अपने दरबारी और प्रजा के सामने अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती थी। एक दिन रानी इंदु ने अपने दरबार में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। उसने अपने सभी दरबारियों और प्रजा को समारोह में आमंत्रित किया था। समारोह में रानी इंदु ने अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। उसने अपने दरबारियों और प्रजा के सामने अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन किया। लेकिन जब रानी इंदु अपने समारोह को समाप्त करने वाली थी, तो एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके दरबार में प्रवेश किया और व्यक्ति का नाम था विक्रम। रानी इंदु, तुम बहुत ही घमंडी हो। तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बुद्धिमान और सुंदर हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। अगर तुम मेरी चुनौती को स्वीकार करोगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम वास्तव में कितनी बुद्धिमान और सुंदर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करती हूँ। परंतु अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरे दरबार में हमेशा के लिए रहना होगा। मैं तुम्हारी शर्त को स्वीकार करता हूँ इंदु, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा और मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारी शर्त को स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं ही जीतने वाली हूँ। मेरी बुद्धिमत्ता के सक्षम तुम कुछ भी नहीं हो। रानी इंदु, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम उसका सही उत्तर दे सकोगी तो तुम जीत जाओगी, लेकिन अगर तुम उसका उत्तर नहीं दे सकोगी तो तुम हार जाओगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है, अगर तुम्हें एक ऐसा उपहार दिया जाए जो तुम्हारे लिए बहुत ही अनमोल है, लेकिन उस उपहार की एक ऐसी शर्त हो जो तुम्हारे राज्य को खतरे में डाल सकती है, तो तुम क्या करोगी? रानी इंदु ने विक्रम को देखा और सोच में पड़ गई। वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानती थी कि क्या वो इस उपहार को स्वीकार करेगी या नहीं। विक्रम, तुम मुझे पहले बताओ कि वो क्या उपहार है? क्या है वो अनमोल चीज जो मुझे उपहार में मिलेगी? अगर तुम मुझे उसका उत्तर दोगे तभी मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। ठीक है रानी इंदु, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस उपहार में ऐसा अमृत है जो तुम्हें कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। तुम उसे पीने के बाद हमेशा के लिए जवान हो जाओगी। क्या ऐसा अमृत वास्तव में है? अगर मैं उसे पी लूं तो मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी? हाँ रानी इंदु,
ये अमृत वास्तव में है। अगर तुम उसे पी लोगी तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जवान हो जाओगी। वाह, ये तो बहुत ही आकर्षक है। मुझे वो अमृत चाहिए, लेकिन उस अमृत की क्या कीमत है? उपहार की कीमत तो मैंने पहले ही तुम्हें बता दी थी कि उस उपहार के बदले तुम्हारा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारे कहने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे ये मंजूर है, लेकिन आप मुझे वो अमृत ला कर दो जिससे मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी और हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। ठीक है रानी इंदु, मैं तुम्हारे लिए वो अमृत लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने इसकी कीमत पहले से ही स्वीकार कर ली है। विक्रम ने अपने आसपास से एक छोटा सा बक्सा निकाला और उसे रानी इंदु के सामने रख दिया। रानी इंदु ने उस बक्से को खोला और उसमें से एक छोटा सा घड़ा बाहर निकाला। ये है वो अमृत, मैं इसे पीकर हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। राजा क्षितिज ने रानी इंदु को टोकते हुए कहा। बस बहुत हो गया रानी। अगर इस अमृत के पीने की वजह से हमारा राज्य सचमुच खतरे में पड़ गया तो हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा राजन। भला मेरे अमृत पीने से राज्य कैसे खतरे में पड़ सकता है? आप इसकी बातों में मत आइए, राज्य को कुछ नहीं होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए रानी इंदु। जो व्यक्ति आपको ऐसा अमृत दे सकता है जिससे आप कभी बूढ़ी ना हो, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसे मत पीजिए। लेकिन रानी इंदु ने राजा की बात नहीं सुनी। रानी इंदु ने उस घड़े को उठाया और उसमें से अमृत पीने लगी। जैसे ही उसने अमृत पिया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। ठीक है रानी इंदु, अब तुम हमेशा के लिए जवान हो गई हो, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने इसकी कीमत पहले से ही स्वीकार कर ली है और तुम्हें वो अब कीमत चुकानी होगी। रानी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब हमारा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। राजन, आप चिंता मत करो। मैंने जो किया है वो मेरे लिए सही था। मैं अब कभी बूढ़ी नहीं होंगी और हमेशा के लिए जवान रहूंगी। और बात रही राज्य की, तो आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना, राज्य को कुछ नहीं होने वाला। तभी अचानक से राज्य के बाहर से एक बड़ा शोर सुनाई दिया। ये कैसी आवाज है? बाहर क्या हो रहा है? सैनिकों, जरा देख कर आओ कि ये कैसी आवाज है। जी महाराज, मैं जाकर देखता हूँ। सैनिक बाहर गया और कुछ ही पलों में वापस आ गया। महाराज, ये तो बहुत बड़ा हमला है। हमारे राज्य पर मालवा राज्य ने हमला कर दिया है। उसके सैनिक हमारी सीमाओं पर खड़े हैं और हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मालवा राज्य, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। हमें जल्दी से जल्दी अपने सैनिकों को तैयार करना होगा और उनका सामना करना होगा। तभी दरबार में खड़ा विक्रम अपना रूप बदलकर मालवा राज्य के राजा का रूप ले लेता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। मैं मालवा राज्य का राजा होने के साथ साथ एक जादूगर भी हूँ। मैं आज तक तुम्हारे राज्य को जीत नहीं पाया, लेकिन मैं जानता था कि रानी इंदु को खुद की बुद्धिमत्ता और सौंदर्य पर बहुत घमंड है। अगर मैं उस पर तंज कसूंगा तो वो अहंकार में आकर मेरी शर्त जरूर मानेगी और मैं उसे फंसाकर ऐसा वचन ले लूंगा। और रानी ने ऐसा ही किया। विक्रम ने राजा क्षितिज की ओर देखा और कहा, राजा क्षितिज, अब तुम अपने राज्य को मुझसे नहीं बचा सकते। तुम्हारी रानी ने मेरी शर्त स्वीकार कर ली है और अब तुम्हारा राज्य मेरे अधीन होगा। राजा क्षितिज और रानी इंदु दोनों ही विक्रम की बात सुनकर चौंक गए। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर राजा क्षितिज के राज्य पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजा क्षितिज ने अपनी सेना के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन राजा विक्रम की सेना बहुत ही मजबूत थी। राजा क्षितिज की सेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अंत में उन्हें युद्ध में हरा दिया गया। अब तुम मेरे अधीन हो और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तुमने मेरे साथ छल किया है राजा विक्रम, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने राज्य को वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। अब तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तुम्हारा राज्य अब मेरा हिस्सा है और मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। ये हमारा राज्य है
और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, और अगर तुम आज के बाद मुझे यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें राजा क्षितिज और रानी इंदु को राज्य से निकालने का आदेश दिया। राजा क्षितिज और रानी इंदु को धक्के देकर राज्य से निकलवा दिया गया। राजा क्षितिज रानी इंदु को लेकर राज्य से बाहर जंगल की एक गुफा में जाकर छुप गया। वो बहुत ही क्रोधित था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपने अहंकार की वजह से मेरा राज्य मुझसे छीन लिया। तुम खुद को बहुत बुद्धिमान समझती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आपको मुझ पर इस तरह क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं है। आप भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि दूसरे राज्य का सामना कर पाते। इसी कारण से आपके हाथों से आपका राज्य चला गया। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम अभी भी अपनी गलती नहीं स्वीकार करती। तुम अभी भी अपने अहंकार पर अड़िग हो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम कभी भी अपनी गलती नहीं मानोगी। तुम्हारा अहंकार तुम्हें कभी भी सही रास्ते पर नहीं लेकर आएगा। तभी गुफा के बाहर से एक आवाज आई। ये एक अनजान व्यक्ति की आवाज थी। वो व्यक्ति गुफा के अंदर आया और राजा क्षितिज और रानी इंदु को देखा। तुम दोनों कौन हो और यहाँ मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? हम राजा क्षितिज और रानी इंदु हैं। हम अपने राज्य से निकाले गए। राजा विक्रम ने धोखा करके हमारे राज्य को हथिया लिया है और कहा है कि अगर हम राज्य के आसपास भी दिखे तो वह हमें मृत्यु दंड दे देगा। इसलिए हम यहाँ छुपे हुए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस लेने में मदद कर सकता हूँ। वास्तव में तुम हमें हमारा राज्य वापस लेने में मदद कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरे साथ चलना होगा। हमें तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? हमें क्या पता तुम कौन हो और तुम्हारी मंशा क्या है। मुझे तो तुम पर जरा भी भरोसा नहीं। तुम्हारा सोचना उचित है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मेरा नाम वीर है और मैं एक योद्धा हूँ। मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम तुम पर भरोसा करते हैं। हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारी बात मानेंगे। मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। तुम बहरूपी हो। मैं इतनी बुद्धिमान हूँ कि मुझे पता लग गया है कि तुम हमें छलने आए हो। राजा क्षितिज भोले हैं, लेकिन मैं भोली नहीं हूँ। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। हम अपने आप ही अपना राज्य वापस ले सकते हैं। रानी जी, मैं समझता हूँ कि आप वीर पर संदेह कर रही हैं, लेकिन हमें उनकी मदद की जरूरत है। हम अपने आप ही अपने राज्य को वापस नहीं ला सकते। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानती। मैं वीर पर भरोसा नहीं करती। हमें उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है रानी जी, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करती हैं तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी मदद के बिना आप कभी अपने राज्य को वापस नहीं ले पाएंगे और अंत में एक दिन आपको मदद के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। आपके अहंकार की वजह से पहले ही बहुत कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन जब तक सर्वनाश नहीं होगा तब तक आपका अहंकार भी खत्म नहीं होगा। वीर वहाँ से चला गया और राजा क्षितिज और रानी इंदु को अपने अहंकार के साथ अकेला छोड़ दिया। कुछ महीने बीत गए और रानी इंदु ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी और उसने अपने पुत्र का नाम राजकुमार विजय रखा। राजा क्षितिज और रानी इंदु ने गुफा में ही अपने पुत्र विजय का पालन पोषण किया। धीरे धीरे विजय बड़ा हुआ और 15 साल का हो गया। एक दिन विजय ने अपने पिता राजा क्षितिज से पूछा, पिताजी, जंगल में हमारे अलावा कोई और इंसान क्यों नहीं रहता? हम यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? बेटा, तुम्हें ये बात नहीं पता है कि हम क्यों यहाँ पर रहते हैं। हमारा राज्य विक्रम ने छीन लिया था और हमें यहाँ पर जंगल में रहना पड़ा। राजा विक्रम? वो कौन है? और उन्होंने हमारा राज्य हमसे छीन लिया था। कैसा राज्य पिताजी? मैं कुछ समझा नहीं।
राजा विक्रम हमारे पड़ोसी राज्य का राजा था। वो बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर है। उसने बहुत साल पहले हमसे हमारा राज्य छीन लिया था और उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर जंगल में हमें छिप कर रहना पड़ा। पिताजी, ये तो बहुत ही गलत हुआ। मैं उस राजा विक्रम को हराना चाहता हूँ और हमारा राज्य वापस लेना चाहता हूँ। बेटा, ये बहुत मुश्किल काम है। राजा विक्रम बहुत शक्तिशाली है और उसके पास बहुत सारे सैनिक हैं, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। तुम एक ना एक दिन हमारे राज्य को वापस जरूर लेकर रहोगे। समय बीतता है और विजय 20 वर्ष का हो जाता है। वो हर रोज अपने पिता के साथ मिलकर तलवारबाजी का अभ्यास करता है। जब वो 20 वर्ष का हो जाता है तो एक दिन अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मैं राजा विक्रम का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज के आज ही उससे युद्ध करने के लिए जाऊंगा और अपने राज्य को उससे वापस लूंगा। बेटा, तुम अकेले उसकी प्रजा का सामना नहीं कर सकते। तुम्हें उनके साथ लड़ने के लिए एक सेना की जरूरत होगी और इस वक्त हमारे पास राजा विक्रम की सेना से लड़ने के लिए कोई भी सेना नहीं है। नहीं, मेरे पुत्र को किसी सेना की जरूरत नहीं है। ये मेरा पुत्र है और अकेले ही राजा विक्रम की प्रजा का सामना कर सकता है। आप मेरे पुत्र को कम में आंकने की भूल मत कीजिए। माँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं अकेले ही राजा विक्रम की प्रजा का सामना करूंगा और अपने राज्य को वापस लूंगा। बेटा, तुम अपनी माँ की बातों में मत आओ। बस वो अपने अहंकार की सुन रही है। तुम उसकी बातों पर ध्यान न देना। अपने दिमाग से सोचो। तुम वहां पर जाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। विजय अपने पिता की बातों को अनसुना कर देता है और राजा विक्रम की प्रजा का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी तलवार लेकर निकल पड़ता है और राजा विक्रम के राज्य की ओर बढ़ने लगता है। रानी, मुझे लगता है कि हमें विक्रम को रोकना चाहिए। वो अकेले राजा विक्रम की प्रजा का सामना नहीं कर सकता। नहीं राजा जी, मेरे पुत्र को किसी की जरूरत नहीं है। वो अकेले ही राजा विक्रम की प्रजा का सामना कर सकता है। लेकिन रानी जी, ये बहुत बड़ा खतरा है। हमें विक्रम को रोकना चाहिए। लेकिन रानी इंदु अपने पुत्र के बारे में अपने अहंकार के कारण कुछ नहीं सुनना चाहती थी। विजय राजा विक्रम के राज्य में प्रवेश करता है और वहाँ के लोगों से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि वो राजा विक्रम की प्रजा का सामना करने आया है और अपने राज्य को वापस लेना चाहता है। जैसे ही राजा विक्रम को ये बात पता चलती है कि राजा विक्रम क्षितिज का पुत्र है, वो उसे बंदी बनवा लेता है और सीधे मृत्यु दंड दे देता है। ये बात जब रानी इंदु को और राजा क्षितिज को पता चलती है तो वो रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। राजा क्षितिज का गुस्सा रानी इंदु पर बरस पड़ता है। तुम्हारे अहंकार के कारण हमारे पुत्र की जान चली गई। तुमने मेरी बात को नहीं सुना। तुमने विजय को नहीं रोका। तुम्हारी वजह से हमारे पुत्र की जान चली गई। मुझे माफ कर दीजिए राजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे कारण मेरा पुत्र मारा गया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे मेरा पुत्र चाहिए। यदि तुमने मुझे मेरा पुत्र लाकर नहीं दिया तो मैं इस गुफा के पत्थरों पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। राजा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पुत्र को वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं वीर को ढूंढने जाऊंगी और हमारे पुत्र को वापस लाने के लिए कहूंगी। वीर? वही वीर जिसे तुमने पहले भी ठुकरा दिया था। वही वीर जिसने पहले तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। हाँ राजा, वही वीर। मैं उसे ढूंढने जाऊंगी और उसे हमारे पुत्र को वापस लाने के लिए कहूंगी। जिस प्रकार तुमने वीर को अहंकार दिखाया था, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें क्षमा करेगा। लेकिन तुम्हें उसके पास जाना ही पड़ेगा और हमारे पुत्र को वापस जीवित करना ही पड़ेगा, वरना मैं जान दे दूंगा। रानी इंदु राजा क्षितिज की बात सुनकर जंगल में वीर को ढूंढते हुए जाती है। कुछ दिनों बाद उसे वीर एक गुफा में मिलता है और वो उससे क्षमा मांगती है और उसे सारी बात बताकर उससे मदद मांगती है। रानी इंदु, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे वादा करो कि तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगी। वीर, मैं तुम्हें वादा करती हूँ
कि मैं अपने अहंकार को छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी करूंगी। रानी इंदु वीर के साथ राजा विक्रम के राजमहल में जाती है और कहती है, तुमने मेरे पुत्र को किस प्रकार मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस राज्य के आसपास भी दिखाई दिए तो सीधा मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तुम्हारे पुत्र ने मेरी बात नहीं मानी और इसीलिए उसे मृत्युदंड देना पड़ा। तुमने जादू भरे छल से इनके राज्य को हड़पा और इनके पुत्र को भी मार दिया। जिस तरह तुमने जादू करके ये सब किया, अब वही जादू तुम्हारा अंत करेगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास बहुत शक्तिशाली जादू है और तुम्हें आसानी से हरा सकता हूं। हम देखेंगे कि कौन किसे हराता है। तुम्हें भी अपनी जादुई शक्तियों पर बहुत अहंकार है। अब तुम्हारी इन जादुई शक्तियों का अहंकार तुम्हारा अंत करेगा। राजा विक्रम अपनी जादुई शक्तियों से उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन वीर अपनी जादुई शक्ति से अपने और रानी इंदु के सामने बहुत बड़ा दर्पण प्रकट कर देता है। जैसे ही राजा विक्रम की जादुई शक्तियाँ दर्पण से टकराती हैं, वो दर्पण उन शक्तियों को वापस राजा विक्रम और उनकी सेना पर ही हमला करने के लिए मजबूर कर देता है। राजा विक्रम और उसकी सेना दर्पण से वापस आने वाली जादुई शक्तियों से घिर जाते हैं और जल्द ही वो सभी नष्ट हो जाते हैं। राजा विक्रम और उसकी सेना के नष्ट होते ही रानी इंदु बहुत खुश होती है, लेकिन अभी उसका पुत्र जीवित नहीं हुआ था। वो वीर से कहती है, तुमने हमें हमारा राज्य तो वापस दिलवा दिया, लेकिन मुझे मेरा पुत्र चाहिए, वरना मेरे पति अपने प्राण त्याग देंगे। आज से 21 वर्ष पहले तुमने जिस अमृत का पान किया था, उसी अमृत से तुम्हारा पुत्र वापस जिंदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर से उस अमृत को निकालना होगा। लेकिन कैसे? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपने प्राण न्योछावर करने होंगे। यही एक तरीका है जिससे तुम्हारा पुत्र वापस जिंदा हो सकता है। रानी इंदु अपने पुत्र के बारे में सोचकर इसके लिए तैयार हो जाती है। वो वीर से कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरे पुत्र को वापस जिंदा करने के लिए मैं अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। वीर रानी इंदु की नाभि में तीर मार कर वो अमृत निकाल लेता है और विजय के मृत शरीर पर डालता है। विजय के मृत शरीर में जान आ जाती है और वो जिंदा हो जाता है। अंत में राजा क्षितिज को उनका राज्य तो वापस मिल जाता है और उनका पुत्र भी जीवित हो जाता है। लेकिन यदि रानी इंदु ने अपने अहंकार के कारण ये सब ना किया होता तो आज वो भी जिंदा होती और उनके परिवार को इतने कष्टों का सामना ना करना पड़ता। अंत में रानी को अपने अहंकार की कीमत चुकानी ही पड़ती है। वो अपने अहंकार से अपना ही सर्वनाश कर लेती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।